हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। लाइट किसे कहते हैं, क्या परिभाषा बनती है, क्या डेफिनेशन है लाइट की। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes things visible। थिंग्स विजिबल, बेसिकली आप लोगों को थिंग्स यानी वस्तुओं को देखने के लिए, विजिबल करने के लिए एक एनर्जी की फॉर्म, एक एनर्जी के रूप की जरूरत होती है। वो एनर्जी की फॉर्म हमारी कहलाती है लाइट। तो लाइट क्या हो गई, एक एनर्जी का वो रूप जो हमें चीजों को देखने के लिए मदद करती है, हेल्प करती है। दैट इज ए लाइट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सबसे पहले डेफिनेशन हमने कवर कर ली है। अब इसकी एक एक करके हम प्रॉपर्टी करते हैं। तो प्रॉपर्टी में लाइट एक ऐसी चीज है जो वैक्यूम में सबसे फास्ट चलने वाली एनर्जी है। तो सबसे पहले इट ट्रेवल्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बार पूछी जाती है। ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ कितना है, सबसे ज्यादा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ओके, गॉट इट। क्या है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आप लोग ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी है। यानी एक सेकेंड के अंदर लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है। ठीक है, क्वाइट लार्ज स्पीड। नेक्स्ट वन इज सेकेंड वन प्रॉपर्टी, इट इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक टाइप होती है। ईएम वेव बेसिकली एक ऐसी वेव, ऐसी एनर्जी है जिसका एक पार्ट लाइट है। ईएम वेव हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। 7 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है, उसमें से एक कैटेगरी अपनी कौन सी है, लाइट है। तो ये हमारे ईएम वेव की एक टाइप हो गई। थर्ड वन, इट रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रेवल। नो मीडियम टू ट्रेवल। देखिए हमारी साउंड है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए हमें मीडियम चाहिए। हम जानते हैं अगर आपके और मेरे बीच में अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है, उसमें एक मीडियम की जरूरत होती है। बट यहाँ लाइट के केस में ऐसा नहीं है। लाइट के केस में हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए, लाइट विदाउट मीडियम भी ट्रेवल करती है। आप देखते भी हैं कि सबसे पहले कि जैसे फॉर सपोज कि सन से लाइट आती है तो पहले वहां पे तो कोई एनवायरमेंट भी नहीं है बीच में, है ना। तो वहां विदाउट मीडियम, बिना किसी मीडियम के, बिना किसी हवा के, कोई और मीडियम नहीं है, जस्ट वैक्यूम होने की बाद भी वहां से इतनी दूर से लाइट चल के यहां तक आती है और फिर भी आ जाती है। तो लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ओके, इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा कौन सी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बन गई। तो अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो चीजों को विजिबल बनाती है, और ये इनकी प्रॉपर्टी होगी। इसकी हाईएस्ट स्पीड है, बिना किसी मीडियम के चल सकती है, सीधी चलती है, और एक ईएम वेव की टाइप होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो चलिए हम इसको समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं यहां पर एक सरफेस बना रहा हूं। ये एक ग्लास प्लेन सरफेस है। अगर मैं इसके एक पार्ट को पॉलिशिंग कर देता हूं विद सिल्वर, सिल्वर इसलिए क्योंकि सिल्वर मैक्सिमम रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। सिल्वर के ऊपर अगर आप लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, उसके ऊपर लाइट को डालते हो, तो उसका 90 to 99% लाइट को सिल्वर वापस भेज देता है। वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, वो एक्चुअली वो बेस्ट रिफ्लेक्टर है। इसलिए हम एक तरफ कौन सी पॉलिशिंग करते हैं, सिल्वर पॉलिशिंग करते हैं। सिल्वर पॉलिशिंग करने के बाद इसकी अदर साइड के ऊपर अगर आप लाइट डालते हो इस तरह से,
ये लाइट डाली आपने, मैंने कैसे दिखाया, एक स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमने इसमें प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या, इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आप जहां जिस पॉइंट पे इसको डालते हो, ये ऐसे डालने वाली लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। जिस पॉइंट पे आपने इसको इंसिडेंट करवाया है वो पॉइंट इसका कहलाता है इंसिडेंट पॉइंट, ये कहलाता है इंसिडेंट पॉइंट। ओके, सरफेस के ऊपर है ये पॉइंट। उसके बाद उस सरफेस के ऊपर आपने एक डॉटेड लाइन जैसे मैंने बनाई 90 डिग्री की, एक 90 डिग्री एंगल बनाती हुई एक इमेजिनरी लाइन ऐसे बना लेनी है। ये लाइन आप ड्रॉ कर लेनी है। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल ऑन द सरफेस, नॉर्मल ऑन द सरफेस। उसके बाद हमें इस पॉइंट पे लाइट ऐसे यहां से इस तरह से वो चली जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ओके, बेसिकली आप लोगों ने दो तीन चीजें समझ ली हैं। जो लाइट आगे इंसिडेंट होती है उसे हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहते हैं, जिस पॉइंट पे वो गिरती है उसे हम इंसिडेंट पॉइंट कह देंगे, जिस पॉइंट से टकरा के वो वापस चली जाती है उसे हम, उस लाइट को हम रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहते हैं। उस पॉइंट पे सरफेस के 90 डिग्री खींचती हुई एक लाइन हमारे पास नॉर्मल बन जाती है। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ ही रिफ्लेक्टेड रे एक एक एंगल बना लेती हैं। उन एंगल को इंसिडेंट एंगल ने बनाया, इंसिडेंट रे ने बनाया तो इंसिडेंट एंगल कहला दिया, और यहां पर रिफ्लेक्टेड रे ने बनाया तो रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाया। तो इसके लिए उसी के नाम पर हम इनको डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बेसिकली रिफ्लेक्शन का एक डायग्राम। इसमें हमने एक सरफेस ली है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ली है, और उसके साथ बनने वाले एंगल्स बना दिए हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या नियम है, पहले ये फिनोमिना क्या है, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स कहां टकराती है, ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट रिबाउंड्स, वापिस आ जाना है ना, रिबाउंड्स बैक टू द सेम मीडियम। This phenomena of light is known as, this phenomena of light is known as reflection of light, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह देते हैं। लाइट का किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के और वापस जिस मीडियम से वो आई थी उसी मीडियम में लौट जाना हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि इसके कुछ नियम है। लाइट जब ऐसा करती है तो वो कुछ सर्टेन लॉज फॉलो करते हैं, और उन लॉज का हमारे पास आर्टिकल बनता है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं कि किन किन नियमों को वो पालन करती है, किन किन नियमों को वो फॉलो करती है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन। लाइट जो गिरती है और एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ। देखिए नॉर्मल, कई बार बच्चे बहुत जल्दबाजी में इसको सरफेस के साथ एंगल बना लेते हैं। सरफेस के साथ ना बना के आपको इसको किसके साथ बनाना है, नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल हो गया इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे को के साथ बनने वाला हो गया आर। तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, आई इज इक्वल टू आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मीन्स द इंसिडेंट एंगल, incident angle is always equal to the angle of reflection। ओके, हमेशा याद रखना कि आप अगर इंसिडेंट एंगल को बदल दोगे तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज हो जाएगा। कई बार आपने मिरर के साथ अपने घरों में या स्कूल्स में या कहीं भी, या वॉच के साथ, घड़ी के साथ
कई बार आपने रिफ्लेक्शन पहुंचाई होगी, किसी बच्चे की आंख में रिफ्लेक्शन पहुंचाई होगी, तो आपने देखा जब आपने दूसरी जगह रिफ्लेक्शन करनी है तो आप इसको ऐसे मोड़ देते हो। अगर आप ऐसे मोड़ते हो तो आप एक एंगल चेंज कर देते हो। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल चेंज हो जाने पर लाइट का मुड़ना भी बदल जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि आपने इंसिडेंट एंगल को चेंज किया तो साथ साथ रिफ्लेक्टेड एंगल भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एक लॉ है जिससे लाइट फॉलो करती है कि इंसिडेंट एंगल हमेशा किसके बराबर रखना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरी बात, फर्स्ट नियम हो गया ये। सेकंड आप लोगों का लॉ क्या है? सेकंड लॉ कहता है कि जो ये लाइट आती है इस तरह से, ये हम कहते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ओके। दूसरी चीज ये रही द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तीसरी चीज हमारे पास इसमें क्या ड्रॉ किया हुआ है हमने? एक नॉर्मल, एंड द नॉर्मल ऑन द surface all lie in same plane that is the keyword। ये किस में लाई करते हैं? एक ही प्लेन में रहते हैं। क्या मीनिंग हुआ? देखिए, अगर आपकी लाइट ऐसे आती है तो नॉर्मल भी आपने मैंने इस बोर्ड के ऊपर इस लाइट को लिया है, इसी बोर्ड के ऊपर आप लोगों ने नॉर्मल खींचना है। इस तरह से नॉर्मल नहीं खींचना, ये प्लेन चेंज हो जाएगा। इस तरह से नहीं खींचना, ये प्लेन चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर इस तरह लाइट आई है तो इसी बोर्ड के ऊपर नॉर्मल रहेगा, और लाइट टकराने के बाद ऐसे नहीं जा सकती, ये प्लेन चेंज हो जाएगा। इसलिए प्लेन को सेम रखते हुए इसी के ऊपर हमने उसको ले जाना है। यानी ये एक बोर्ड एक प्लेन है, इस बोर्ड के ऊपर ही तीनों चीजें हैं। इसमें ये इसी तरह से सारी की सारे एक ही प्लेन में रखनी है। जैसे सपोज करो कोई चींटी चलती है तो वो इस चींटी इसी के ऊपर रहेगी हमेशा, तो वो एक ही प्लेन में ट्रैवल करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो उड़ सकती है तो उसका प्लेन चेंज हो जाएगा। लाइट में ऐसा ही होता है कि वो प्लेन चेंज नहीं कर सकती, वो सेम प्लेन में ही रहती है। अगर आपकी लाइट इस तरह आती है तो टकरा के इस तरह नहीं जाती, अगर आपकी लाइट ऐसे आएगी तो वो इस तरह जाती है, क्योंकि वो उसी प्लेन में ट्रैवल करके आई होती है। ये मतलब हुआ आपके सेकंड पॉइंट का। तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। इसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं कि जो इमेजेस बनती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स हैं हमारे पास इमेजेस के। तो चलिए नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं? सबसे पहले हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म है इमेज। व्हाट डू यू मीन बाय एन इमेज? इमेज किसे कहते हैं? हम इमेज बहुत बार सुनने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इमेज इट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन टू लाइट रेज meet or appear to meet at a point। मीन्स अगर दो लाइट रे, कम से कम दो लाइट रे किसी एक पॉइंट पे मिल जाएंगी तो उस पॉइंट पे बनने वाली जो फिनोमिना है उसको हम कहते हैं कि वो क्या बन गया उस पॉइंट के ऊपर, वो एक इमेज फॉर्म्ड हुई। हमें क्या मिल जाती है? एक इमेज मिल जाती है। तो इमेज कम से कम मोर देन टू, यानी टू और मोर देन टू, यानी कम से कम दो हो और दो से ज्यादा है तो और अच्छी इमेज बनती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में दो लाइट रेज आपस में मीट करती हैं तो हम कहते हैं इमेज बनी है। कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में लाइट नहीं मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे वो मिली होंगी। जब अपीयरेंस लगती है, जब आभास होता है, तो भी इमेज बनती है। तो इस तरह से मिलने और लगने में, मिली है एक्चुअल में या मिली है लग रहा है मिली हैं, इस तरह से हमारे पास इसी बात पे हमारे पास एक्चुअल मीट और अपीयर्स टू मीट के ऊपर हमने दो टाइप की इमेजेस में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। पहली इमेज कौन सी है? वर्चुअल इमेज। जब हमें लगेगा कि ये अपीयर टू मीट है, अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगेगा कि मिली होंगी, लगेगा कि मिल रही हैं, इन्हें हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। एक है रियल इमेज। रियल इमेज में ये एक्चुअली मीट करती हैं, एक्चुअली मीट्स। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया।
The image is virtual image is formed when more than two or more than two lights appear to meet. Real image is formed when two or more than two light actual meet. रियल इमेज जो है उसे हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, कैन ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर मिल जाती हैं ये हमें, हम इसको ऑब्टेन्ड कर सकते हैं। बट वर्चुअल इमेज जो होती है उसे हम कांट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे हमें ये नहीं प्राप्त होती। इन दोनों में बेसिक ये डिफरेंस होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट इमेज आप देखते हो तो समझ जाओ कि वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। एग्जांपल देता हूं मैं इसका। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। ओके, जैसे आप मिरर में, प्लेन मिरर में जो हम घरों में यूज करते हैं जनरली, उसमें आप अपनी इमेज को कैसा देखते हो, आप अगर ऐसे खड़े हो तो वो भी ऐसे ऊपर की तरफ खड़ी रहती है। ओके, वो इरेक्ट बनती है, तो वो वर्चुअल बनती है। उसमें वो हमें कैसी मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है, क्योंकि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती और उसमें एक्चुअल में लाइट मीट नहीं होती हैं, वो इरेक्ट इमेज कहलाती है, सीधी इमेज बनती है। रियल इमेज होती है इन्वर्टेड। अगर आप मिरर्स में देखोगे, चम्मच में देखना, कभी चम्मच में अगर आप दूर से देखते हो तो आप अपने आप को उल्टा पाओगे, वो एक रियल इमेज है, चम्मच की स्क्रीन के ऊपर हमें मिल रही है। तो वो कहाँ मिल रही है, हमें ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और वो कैसी मिल रही है, उल्टी होकर मिल रही है, दैट इज इन्वर्टेड हुई। तो ये था हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ, जैसे रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर के साथ एक रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग हो जाती है तो फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर। ये मैं इसको एक बार रब कर रहा हूं, तो आप इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इमेज ऑन ए प्लेन मिरर पढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी स्टडी करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक इरेक्ट प्लेन मिरर है, ये मैंने एक तरफ से पॉलिश कर दिया है, और ये हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर लाइन है। यहां पर आप खड़े हो या कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे इस तरह से खड़ा है, इरेक्ट है, प्लेस्ड है, तो इसकी एक इमेज हमें इतनी ही दूरी पर, सबसे पहले तो याद रखना, प्लेन मिरर में जितनी डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े होगे, फुट ऑफ मिरर से खड़े होगे, उतनी डिस्टेंस अंदर की तरफ इमेज बनती है। ये एक प्रॉपर्टी है जो प्लेन मिरर के साथ एसोसिएट हो गई। सेकंड वन इज कि जो आपकी हाइट है उतनी ही हाइट मिलती है, सेम डिस्टेंस किस किस की, इमेज एंड ऑब्जेक्ट की। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस। ये दोनों क्या रहेंगी, सेम। ये क्या है हमारे पास इस तरह से ऑब्जेक्ट हाइट, और ये क्या है हमारे पास, इमेज हाइट, ये भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरी बात, थर्ड वन इज, तीसरी बात ये है कि ये इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, इरेक्ट, सीधी बनती है, ये उल्टा होके नहीं बनती। और चौथी बात जो थोड़ा कंफ्यूज करती है, ये लिटरली इन्वर्टेड होती है। नो डाउन, लिटरली इन्वर्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्या है लिटरली इन्वर्टेड, मींस अगर आप लोगों ने इसको बी ऐसे करके इसके सामने रखा तो आपको उसके अंदर बी इस तरह से शो होगा। ये है लिटर, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, ये मैंने इस तरह से नहीं है कि आपने इसको ऐसे रखा और उसको ऐसा कर दिया, ये तो लिटरली इन्वर्टेड नहीं है, ये आप लोगों की अप डाउन इरेक्ट है। ये हमारा लिटरल वर्ड नहीं होता। लिटरल इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, इस तरह से। जैसे हमारे पास ये हमारे पास है तो ये इस तरह से दिखाई देना। और एक इन्वर्जन होता है कि आप ऐसे खड़े हो तो आपका एक ऐसे हो जाना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ओके, जैसे एम्बुलेंस, आप में एम्बुलेंस में आप देखोगे AMB एम्बुलेंस, ये आप लोगों का, जैसे ये L है, इस L को आप इस तरह देखोगे, ना कि इस तरह। एक तो L का आप लोगों का इस तरह दिखाई देना, एक L का आप लोगों का इस तरह दिखाई देना। क्या इन दोनों में डिफरेंस नहीं है? ये देखिए अप डाउन इरेक्शन है, लेकिन ये लेटरल इन्वर्जन है, ये लेटरल इन्वर्जन है। ठीक है, जैसे आप लोग अपनी फेस देखते हो तो आप ध्यान करना कि जिस तरफ आप बालों को इस तरफ करते हो आपको उसमें उस तरफ दिखाई देंगे।
आप ये नोट डाउन करना। तो ये हमारे पास प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे एम्बुलेंस वगैरह, आप देखते हो कि एम्बुलेंस वर्ड हमेशा उल्टा लिखा होता है। उल्टा मतलब इस तरह से उल्टा नहीं लिखा होता, वो इस तरह से उल्टा लिखा होता है, सो दैट जब हम उसे मिरर में देखें तो मिरर में हमें वो सीधा नजर आए। तो वो उसका कारण यही होता है कि जो मिरर होता है वो इन्वर्जन में इमेजेस बनाता है, तो हम पहले ही उसको उसके ऊपर इरेक्ट करके लिख लेते हैं, उसको इन्वर्ट करके लिख लेते हैं, सो दैट हमें रिफ्लेक्शन के दौरान वो सही दिखाई दे, अच्छे से शो हो, क्योंकि एम्बुलेंस का दिखना बहुत जरूरी होता है, सो दैट हम उसको जाने दे, आगे रास्ता दें, तो इसलिए हम उसको ऐसा करके लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स देखिए, ये मैंने एक स्फीयर बॉल ले ली है, एक ग्लास बॉल ले ली है, ये बीचों बीच एक लाइन जा रही है इसमें। अब मैंने क्या किया, ये एक स्फीयर है, सर्कल नहीं, एक फुटबॉल है, ठीक है, एक संतरे की तरह है, ऑरेंज की तरह है, एक रिंग की तरह है, एक चूड़ी की तरह नहीं है। ओके, समझ गए ना आप लोग? तो ये ऐसे स्फीयर है, स्फीयर को क्या किया, इस तरह से हमने इसको यहां से काट दिया, ठीक है, इतना पार्ट इसका काट दिया, हमें बस ये रखना है, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ये मैं हटा देता हूं, ये देखो सारा ये स्फीयर यहां से, आप लोग बस याद रखना कि ये यहाँ पे था जरूर। तो अब हमें एक छोटा पार्ट मिल गया है, इस पार्ट को मैंने एक तरफ से क्या किया, पॉलिश कर दी, ये पॉलिशिंग हो गई हमारे पास। अब ये बन गया एक स्फेरिकल मिरर। इस मिरर का जो ये पॉइंट है, इसे मैंने कहा P, इसका नाम है ऑप्टिकल पोल। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये लाइन है जो पोल के बीचों बीच जा रही है, इसका नाम हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। The axis which pass through the optical pole is known as principal axis. The axis, the straight axis, straight line which passes through the optical pole, is known as प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर जरूर है, ये ले लेता हूं मैं इसका बिल्कुल मिड पॉइंट सेंटर, ये सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, तो इसे लिखते हैं C, ठीक है। इसे हम कहते हैं, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकेंड टर्म। अब थर्ड है हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, द सेंटर ऑफ दैट मिरर, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, सॉरी, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड, द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो जहां से हमें मिरर मिलती है, जहां से मिरर हमें प्राप्त हुई है, उसको हम कहते हैं द सेंटर ऑफ, वो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और इस सेंटर से इस पोल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस R कहते हैं, और इसको हम लिखते हैं, फोर्थ वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कहां से कहां तक की डिस्टेंस हो जाती है, सेंटर टू ऑप्टिकल पोल, द लाइन विच मीट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आप ये भी कह सकते हो, द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हमारे पास होता है, जिसे हम कहते हैं F, जिसे हम कहते हैं फोकस पॉइंट, ऑप्टिकल फोकस, ठीक है। यहां पर जो रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखिए ये रे मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल बनाई है ना,
रेल की पटरियों की तरह। ये भी लीजिए, ये एक और पैरेलल, और भी बहुत सारी बना देते हो। ये सारी टकरा के एक पॉइंट पे जाती हुई नजर आती हैं। हमेशा ऐसा होता है, जो पैरेलल रे आएंगी वो हमेशा सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ऊपर ही मिलती हैं। मैं कुछ और बना लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ से इतना तो यहाँ तक गई है, यहाँ तक टकरा के ये फिर किस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में। ये लीजिए और ये लीजिए। तो जब ये किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल फोकस। द पॉइंट कहाँ होता है ये, सिचुएटेड बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन है ये, एग्जैक्टली बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर and center of curvature and optical pole is known as optical focus. ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल फोकस। ऑप्टिकल फोकस वो पॉइंट है जहां पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट हो जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया नोन एज, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो इसके बारे में। ऑप्टिकल फोकस इज ए पॉइंट एट विच द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स। ठीक है, तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लेना। ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल फोकस। इसकी लास्ट टर्म होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये बन गई, देखिए F से लेकर P तक की डिस्टेंस को हम, ये P रहा हमारे पास ऑप्टिकल पोल, इस डिस्टेंस को स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल f से। फोकल फोकस पॉइंट को लिखते हैं आप लोग कैपिटल F से, ठीक है, और इसे लिखते हैं स्मॉल f से। फोकल लेंथ क्या हो जाती है, फोकल लेंथ इज द लेंथ, इट इज द लेंथ, कहां तक है, किस किस के बीच में है, बिटवीन फोकस पॉइंट एंड ऑप्टिकल पोल। ये हमारे पास हो गया फोकल लेंथ। अब देखिए, ये एक पॉइंट है मिरर का लास्ट पॉइंट, जिसे मैंने M1 कह दिया, और ये लास्ट पॉइंट है M2। M1 और M2 को मिलाती है एक लाइन, ये लीजिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन, इस लाइन को हम कहते हैं साइज ऑफ मिरर, और इस साइज ऑफ मिरर को हम लिखते हैं लीनियर अपर्चर या अपर्चर, M1 M2। इसमें सिंपली आपने बस इतना लिखना है, द साइज ऑफ मिरर is given by linear aperture, linear aperture। तो ये हमारे पास हो जाता है स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैंने एक लास्ट क्लास में भी इसको करवाया है दूसरी जगह, बट आई रिकमेंड दिस क्लास और द प्रीवियस वन, बिकॉज इन दिस क्लास आई हैव क्लियर द ऑल टॉपिक्स वेरी क्लियरली, ठीक है, और अच्छे से मैंने इसको थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक पैटर्न से इसको आगे बढ़ाया है। तो आप लोग इस क्लास में जो जो हुआ है उसको आप नोट डाउन कर लेना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टू ऑल।